मध्य प्रदेश की राजनीति में महाकौशल संभाग का बहुत बड़ी भूमिका है, चूंकि कल सभी 230 सीटों पर मतदान होना है। इसलिए इस संभाग के राजनीतिक गणित के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। यह भी जानना जरूरी है कि इस संभाग की जरूरतें, इसके मुद्दे क्या हैं। महाकौशल संभाग के तहत 8 जिले और 38 विधानसभा सीटें आती हैं। बात करें उम्मीदवारों की तो यहां से 400 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसका फैसला 90 लाख वोटर्स के हाथ में है। चर्चित और वीआईपी सीटों की बात करें तो छिंदवाड़ा, जबलपुर पश्चिम, नरसिंहपुर, निवास, गढ़रवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, वारासिवनी, परसवाड़ा, सिवनी और विजयराघवगढ़ का नाम इसमें शामिल है। यहां महाकौशल की उपेक्षा, लाडली बहना, सनातन धर्म, राम मंदिर और अधूरे विकास कार्य वो मुख्य मुद्दे हैं जिस पर प्रत्याशी दो हाथ कर रहे हैं। तो बेहद अहम भूमिका प्रदेश की राजनीति में, यहां पर सरकार बनाने में अहम भूमिका। और चूंकि महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले शामिल हैं। 2018 में कांग्रेस और भाजपा का आंकड़ा 24 और 13 का रहा है। वहीं से पहले 2013 की बात हम करते हैं। यहां पर कांग्रेस के भाजपा के पास 24, तो कांग्रेस के पास 13 ही सीटें नहीं है। और इन आंकड़ों के लिहाज से भाजपा जहां खुद को सुखद स्थिति में महसूस करती है, वहीं कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। यहां पर वर्ष 2013 और 2018 में एक सीट निर्दलियों के पास भी रही है। तो आपको बता दें कि महाकौशल में 2018 के चुनाव में मतदाताओं ने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया था। आदिवासी बहुल क्षेत्र में अधिकांश सीटें उसकी झोली में गई थी। चलिए और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। महाकौशल की अहम भूमिका रही है सरकार बनाने में विजेंद्र, ऐसे में 38 सीटों का हम आकलन करने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है क्योंकि ये महाकौशल क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी है। छिंदवाड़ा यहाँ पर जहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। और अब चूंकि हम 2023 के चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या 2018 में जिस तरीके से सफलता इस क्षेत्र में कांग्रेस को मिली, लगता है इस बार जो प्रदर्शन कांग्रेस 2018 में कर चुकी है वो दोहरा सकते हैं? और किन क्षेत्रों से इसे शुरू किया जा सकता है इसका आकलन? जी हाँ राहुल, सबसे पहले तो बताऊं आपको कि सियासी हलकों में एक कहावत चलती है कि महाकौशल जिसने जीता वो सत्ता के सिंहासन तक ज़रूर पहुंच सकता है। और 2013 और 2018 इस बात का गवाह रहा है। और महाकौशल इसलिए भी अहम है क्योंकि आपने खुद ही बोला कि पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है, इसी छिंदवाड़ा से वो आते हैं। और 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से 24 सीटें 38 में से यहाँ कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, तो सत्ता की चाबी महाकौशल कांग्रेस पार्टी के लिए शामिल हुआ था। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी की ओर से इस क्षेत्र में फोकस किया जाता रहा। और ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि ये महाकौशल वो संभाग है जहां से बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। 2 केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते इसी महाकौशल से चुनाव मैदान में है। और उनके अलावा 2 सांसद राव उदय प्रताप सिंह और राकेश सिंह इसी महाकौशल के जबलपुर पश्चिम से चुनाव मैदान में है। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात राहुल यहाँ पर यह भी है कि महाकौशल एक संदेश जो है महाकौशल के जनादेश से निकलकर सामने आता है, क्योंकि यहाँ आदिवासी वोटर्स की बहुतायत है। और इन 38 सीटों को जब हम इनका एनालिसिस करते हैं तो 38 में से जो 13 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। और इन 13 सीटों में से 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बीते 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। यही वजह है कि बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली इस अंचल में काम किया था। भले वो पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू करने की बात हो, भले वो जनजातीय नायकों के सम्मान समारोहों की बात हो, और बीते दिन हम कहें कि बीते समय लगातार बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने यहाँ पर एक तरह से आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश की। और खुद पीएम मोदी ने यहाँ 100 करोड़ रुपयों की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक निर्माण करने की पूजन किया। लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार ये कैंपेनिंग चलाया जाता रहा। तो महाकौशल में हमने देखा कि कांग्रेस की ओर से भी काउंटर अटैक जो है
बीजेपी के तमाम कैंपेन को लेकर वो किए जाते रहे। तो खासा हम कहें कि कांटे की टक्कर वाला इस बार चुनाव यहाँ महाकौशल में होना है। जिन 4 सीटों का मैंने जिक्र किया जहाँ से सांसद चुनाव मैदान में है, लेकिन उसके अलावा छिंदवाड़ा सीट, क्योंकि बीजेपी ने लगातार ये कोशिश की इस चुनावी समर में कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को उनके गढ़ में घेर दिया जाए, और विवेक बंटी साहू जो कि पिछले बाई इलेक्शन में छिंदवाड़ा से प्रत्याशी थे उनको ही टिकट दी, और एग्रेसिवली चुनाव प्रचार जो है वो छिंदवाड़ा में बीजेपी की ओर से किया जाता रहा। तमाम केंद्रीय मंत्री जो दिल्ली से आते हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आते हैं, उन्होंने वहाँ पर डेरा डाला, और कोशिश ये रही बीजेपी की कि कमलनाथ को कहीं ना कहीं उनके घर में कैद करने की कोशिश की जाए। लेकिन महाकौशल के जब मुद्दों की हम बात करते हैं तो कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी का महाकौशल की उपेक्षा का है। क्योंकि कमलनाथ सरकार में महाकौशल से मुख्यमंत्री आते थे, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति आते थे, उपाध्यक्ष हिना कांवरे आती थी, और उनके अलावा उनको मिला लिया जाए तो 5 कैबिनेट मंत्री महाकौशल को कमलनाथ सरकार ने दिए थे। इसके बनिस्बत मौजूदा सरकार ने महाकौशल से किसी को, मुख्यालय से किसी को मंत्री नहीं बनाया। एक रामकिशोर कांवरे जो बालाघाट से आते हैं उनको जरूर राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस चुनाव मैदान में है। महाकौशल के सियासी उपेक्षा के अलावा जो विकास कार्य जो कमलनाथ गवर्नमेंट में सैंक्शन हुए थे उनको रोकने को या उनको पूरा ना होने को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया। काउंटर में बीजेपी की ओर से यहाँ केंद्रीय मुद्दों को यहाँ पर भुनाने की कोशिश की गई। मसलन हम देखें तो राम मंदिर निर्माण की बात हो, उसके तारीख बार बार तमाम मंचों पर जो अमित शाह की ओर से सभाएं की गई उसका मुद्दा गिनाया गया। सनातन धर्म को मुद्दा बनाते हुए यहाँ सांसद जो है उनके चुनाव प्रचार को जब हम देखते हैं तो केंद्रीय मुद्दों को वो यहाँ पर चुनाव मैदान में लेकर पहुँचे, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपनी रणनीतियों में इस तरह से कामयाब हुई। चूँकि कांग्रेस जो थी वो स्थानीय मुद्दे उठाती थी या प्रादेशिक मुद्दों को उठा के ये विधानसभा चुनाव का समर लड़ना चाहती थी, लेकिन चूँकि जब केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ली तो केंद्रीय मुद्दों पर उन्होंने जनता को संबोधित करना शुरू किया, और कांग्रेस को अपनी पिच पर लाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाती रही, जो कई मायनों में कामयाबी भी हुई। क्योंकि जब ये आरोप लगाए जाते रहे तो कांग्रेस के तमाम नेता, बड़े नेता मजबूर हुए कि उनका काउंटर अटैक करें। तो अपनी पिच पर चुनाव प्रचार बीजेपी ने लाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की ओर से की है। लेकिन फिर भी हम कहें महाकौशल का मुकाबला इस बार भी बेहद तगड़ा है। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि कमलनाथ का साथ जो है ये अंचल देगा, जैसा 2018 में दिया था। बीजेपी ने कुछ पुरानी गलतियां जो की थी उनको दुरुस्त करने की बात कही है, और देखना होगा कि महाकौशल जिसके साथ होगा, जो अब तक का सियासी इतिहास बता रहा है, सूबे में सत्ता उसकी ही बन सकती है। क्योंकि हम ध्रुवीकरण की बात करते हैं, ऐसे में क्या ये समझा जा सकता है कि विवेक तनखा यहाँ पर चूंकि बड़े नेता और साथ ही कमलनाथ और इसके अलावा भी क्या इससे कोई ध्रुवीकरण भी देखने को मिलता है कांग्रेस के भीतर में, या आपस में किसी के तालमेल की कमी भी यहाँ पर नजर आती है आपको? देखिए, अगर कांग्रेस के सियासी इतिहास को राहुल हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी में बेसिकली छत्रप हुआ करते थे जिन पर अपने क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक या सांसदों को जिताने की जिम्मेदारी हुआ करती थी। मसलन जब हम महाकौशल अंचल की बात करते हैं तो कांग्रेस के सबसे बड़े छत्रप यहाँ पर कमलनाथ ही रहे। लिहाजा कमलनाथ के टक्कर का कोई नेता कांग्रेस पार्टी में यहाँ नहीं हुआ जो सीधे उनको चुनौती दे सके। कम से कम हम बीते 2 दशक की जब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ कांग्रेस में अंदरूनी कलह जैसी कोई स्थिति नहीं बनी। हालांकि ये बात जरूर है कि विवेक तनखा जिनने महाकौशल में एक तरह से चुनाव प्रचार की कमान कई मायनों में संभाली है और डैमेज कंट्रोल उनकी ओर से देखा गया, उनकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट दी जाए। और एक बात भी वो कहते रहे कि इस बार चुनाव में बीजेपी के बुजुर्गों का मुकाबला जो है वो युवाओं की, कांग्रेस की युवा टोली से होने वाला है। हालांकि जितनी टिकट वो युवाओं को दिलवाना चाहते थे ये बात बिल्कुल साफ है कि उतनी टिकट नहीं दी गई। लेकिन ये कहा गया कांग्रेस की ओर से कमलनाथ के सर्वे के आधार पर कि टिकट उन्हीं को दी जाएगी जो जीत की गारंटी लेगा। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़े छत्रप के तौर पर उभर कर सामने आए हैं प्रहलाद पटेल, जो न सिर्फ अपने नरसिंहपुर की सीट जो है बीजेपी के लिए वो बचाना चाहते हैं, लेकिन स्टार कैंपेनर भी बनाए गए और आसपास के क्षेत्रों में हमने देखा कि उनकी ओर से भी चुनाव प्रचार किया गया। कई सीटें हैं जहां पर डैमेज कंट्रोल दोनों ही पार्टियों को करने को मजबूर होना पड़ा, और अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले के हालात हैं और भीतरघात की संभावनाएं या आशंकाएं भी बरकरार हैं।
तो इन दोनों ही आंतरिक चुनौतियों से निपटते हुए महाकौशल का रण दोनों ही पार्टियां लड़ रही हैं। महाकौशल किसका साथ देगा ये तो 3 दिसंबर बताएगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि महाकौशल का जो मूल वोटर है वो साइलेंट रहा है। मुखर कौन रहा है? मुखर बड़े बड़े नेता रहे हैं, भले वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, यहाँ बीजेपी से पीएम मोदी की सभाएं हुई, अमित शाह की सभाएं हुई, दोनों ही प्रदेश अध्यक्षों की बात की जाए, उनके कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के वो मुखर रहे। लेकिन यहाँ जनता जो रही वो या आम वोटर जो था वो साइलेंट था। ये पहली बार एक अरसे बाद ऐसा चुनाव है राहुल, जहां किसी पार्टी की कोई लहर नहीं है, और अगर कोई पार्टी या कोई नेता लहर होने का दावा कर रहा है तो वो बात बेमानी समझ में आती है। लेकिन ये अंडर करंट एक तरह से माना जा रहा था, और इसी अंडर करंट को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह की जो सत्ता विरोधी लहर शुरुआती फेज में दिखाई दे रही थी उसको बैलेंस करने के लिए पूरा चुनाव प्रचार की कमान जो है केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में ले ली। सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा। सबसे ज़्यादा 4 सांसद महाकौशल के सियासी रण से ही चुनाव मैदान में इस वक्त मौजूद है। तो हम कहें कि कांटे की टक्कर है, मुकाबला तगड़ा है, और महाकौशल जिसका साथ देगा सूबे में सत्ता बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और साथ ही साथ दोनों ही पार्टियां ये क्षेत्र जीतना चाहती हैं, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहीं से सत्ता का रास्ता भी खुलता है। जाहिर सी बात है 38 सीटों पर क्या किस तरीके से यहाँ पर गणित होता है, क्योंकि आदिवासी वोट भी यहाँ काफ़ी मायने रखते हैं, और ऐसे में देखना ही होगा कि आखिरकार इसका रिजल्ट क्या होता है। हालांकि कल वोटिंग के बाद 3 तारीख को इसका भी पता चल जाएगा कि आखिरकार किसका कब्जा महाकौशल पर होता है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका।